हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम 2022 के जीके स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान में 3 चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे, जिसमें आज हम ऊष्मा, तरल यांत्रिकी और विद्युत धारा एवं उसके प्रभाव से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को हम पिनेकल के एसएससी सामान्य अध्ययन के बुक से यहाँ पर कवर कर रहे हैं, और इससे पहले हमने भौतिक में प्रकाश और प्रकाशिकी के चैप्टर को भी यहाँ पर कवर किया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम ऊष्मा, तरल यांत्रिकी और विद्युत धारा से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, पिनेकल का ये बुक एसएससी सामान्य अध्ययन हिंदी माध्यम, जिसमें 6500 प्लस टीसीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे हम एग्ज़ाम से पहले सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है। और देखिए, इससे पहले जो वीडियो हमने पढ़ा था वहाँ हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 34 तक के क्वेश्चन किए थे, जो कि प्रकाश से संबंधित थे। और आज हम इसे आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 75 तक यहाँ पर इसको हम कवर करेंगे फुल डिटेल के साथ। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा और ऊष्म प्रवैगिकी, क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा तापमान किस तापमान को, ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पर भरना है आपको ऑप्शन में, किस तापमान को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर संतृप्त तक पहुंचने के लिए हवा को ठंडा करना होगा। नियत दाब और नियत जल वाष्प सामग्री पर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, ओशांक तापमान। ठीक है, ओशांक तापमान। इस क्वेश्चन के लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन है, व्याख्या, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, ओशांक वह तापमान है जिसे 100% की सापेक्ष आर्द्रता प्राप्त करने के लिए हवा को ठंडा करने की आवश्यकता होती है निरंतर दबाव पर। ठीक है। और साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में दिया था सापेक्ष आर्द्रता, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। सापेक्ष आर्द्रता इस बात का एक उपाय है कि अधिकतम संभव मात्रा की तुलना में पानी हवा के मिश्रण में कितना जलवाष्प होता है। ऑप्शन डी में था सतह का तापमान। इसको भी देख लेते हैं। सतह का तापमान एक सतह पर या उसके पास का तापमान है। क्वेश्चन नंबर 36। एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को कितने डिग्री सी से पढ़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी। देखिए, एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को 35 से 42 डिग्री सी तक पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ़ारेनहाइट भी कहते हैं, फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है। तो भाप बिंदु इसका होता है 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, भाप बिंदु वह तापमान है जिस पर पानी का अधिकतम वाष्प दबाव एक वायुमंडल के बराबर होता है। सेल्सियस पैमाने पर इसका मान 100 डिग्री सी, याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और फ़ारेनहाइट पैमाने पर 212 फ़ारेनहाइट होता है। किसमें ऊष्मा एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा स्थानांतरण का एक प्रकार है। तो देखिए, इसको बोलते हैं ऊष्मा गतिकी। ठीक है, ऊष्मा गतिकी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऊष्मा गतिकी में ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण है। ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर चलती है। इसका मतलब कि गर्म वस्तु ठंडी हो जाएगी और ठंडी वस्तु गर्म हो जाएगी। ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुएं एक ही तापमान पर ना हो। ऊष्मा को जूल में मापा जाता है, याद रखिएगा। किसके विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। किसके विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। आंसर है तापीय। ठीक है, तापीय। देखिए, एफिल टावर
एफिल टावर गर्मी में तापीय विस्तार के कारण लंबा हो जाता है। तापीय विस्तार एक घटना है जिसके कारण धातु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है। गर्मियों के दौरान एफिल टावर 6 इंच तक लंबा हो जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूरा कंप्लीट है, ध्यान से पढ़िएगा। भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह बताता है कि सभी गैसों के समान आयतन, समान तापमान और दबाव पर अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये नियम है दोस्तों आवोगाद्रो नियम। कौन सा नियम है ये? आवोगाद्रो नियम। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। आवोगाद्रो का नियम कहता है कि सभी गैसों के समान आयतन, समान तापमान और दबाव पर अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। देखिए इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में फॉर्मूला ही डायरेक्ट आ जाए। तो V/N1 बराबर V2/N2। यहाँ पर V1 पहला आयतन है और V2 है दूसरा आयतन। N1 क्या है? गैस की पहली मात्रा, मूल में है ये। और N2 क्या है? गैस की दूसरी मात्रा, ये भी मूल में है। सूर्य पृथ्वी को किसके माध्यम से गर्म करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा विकिरण के माध्यम से। सूर्य पृथ्वी को विकिरण के माध्यम से गर्म करता है। देखिए सूर्य विकिरण के माध्यम से पृथ्वी को गर्म करता है, चूँकि अंतरिक्ष में कोई माध्यम हमारे वायुमंडल में गैस की तरह नहीं है। विकिरण प्राथमिक तरीका है जिससे अंतरिक्ष में गर्मी गमन करती है। जब ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है तो यह वायुमंडल के अणुओं को गर्म करती है और वे अन्य अणुओं आदि को गर्म करती है। गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के उसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं संघनन, ठीक है, संघनन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के उसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। अर्थात गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। यह वाष्पन के विपरीत होती है। प्रायः जल चक्र के संदर्भ में ही इसका प्रयोग होता है। वर्षा भी एक प्रकार का संघनन ही है, ठीक है, याद रखिएगा संघनन का ही उदाहरण होता है वर्षा। निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ऊर्जा का संरक्षण का जो नियम है, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसमें। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसको ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण के रूप में जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है। किसने ऊष्मागतिकी के पहले दो नियमों को संहिताबद्ध किया और कहा कि तापमान का पूर्ण शून्य -273.15 डिग्री सी है? उन्हें इसके लिए केल्विन तापमान स्केल के नामकरण से भी सम्मानित किया गया था। तो देखिए इनका नाम है विलियम थॉमस। क्या नाम है इनका? विलियम थॉमस। विलियम थॉमस ने ऊष्मागतिकी के पहले दो नियमों को संहिताबद्ध किया और निष्कर्ष निकाला कि तापमान का पूर्ण -273.15 डिग्री सी होता है। विलियम क्रुक्स उन्हें थैलियम तत्व की खोज करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में इनका नाम है इसलिए यहाँ पर बता दिया गया। लुईस वाल्टर के बारे में देखते हैं। लुईस वाल्टर अल्वारेज ने एक रेडियो दूरी और दिशा संकेतक का आविष्कार किया। हुक के बारे में देख लेते हैं। हुक की सबसे प्रसिद्ध कृति उनकी 1665 में जीवित कोशिका की खोज थी। ठंडी सर्दियों में घरों में गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की नवीन अवधारणा क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं निष्क्रिय सौर ऊष्मा, ठीक है। देखिए निष्क्रिय सौर तापन घरों में सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा का अवशोषण करता है और सूर्य के अनुपस्थित होने पर उस ऊष्मा को छोड़ता है। तरल यांत्रिकी, चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी CHSL में ये 2020 में इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो याद रखिएगा सही आंसर है 10.8।
चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 10.8। देखिए चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 होता है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व बराबर चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, फॉर्मूला है एक तरह से ये, चांदी का आपेक्षिक घनत्व बराबर चांदी का घनत्व बटे आपेक्षिक घनत्व। यदि पानी से, देखिए ऑप्शन करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, चलिए। यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? तो देखिए ऐसी स्थिति में ऑप्शन बी, अंततः बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या होगा? कांच की बोतल फट जाएगी। देखिए यदि कांच की बोतल पूरी तरह से पानी से भरी हुई है, ढक्कन से बंद है और फ्रीजर में डाल दी जाए तो अंततः कांच की बोतल फट जाएगी, क्योंकि आयतन बढ़ जाएगा। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चूँकि पानी 0 डिग्री सी तक गर्म करने पर सिकुड़ता है और 4 डिग्री से 100 डिग्री सी तक फैलता है, तो 4 डिग्री सी पर इसका आयतन सबसे कम और घनत्व अधिकतम होता है। साथ ही साथ याद रखना, बर्फ़ का आयतन पानी से अधिक होता है, इसलिए पिघलने के बाद टुकड़े का आयतन कम हो जाएगा, लेकिन पानी का स्तर वही बना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैक्टोमीटर क्या है? ये दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये होते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किस पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। इसका इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस पर वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। अन्य शब्दों में किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला बल उत्प्लावन बल उस बल द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरल माध्यम गैस या द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, वह सिद्धांत कौन सा है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, ये भी आर्किमिडीज का सिद्धांत ही है। ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए छोटा कर दूं थोड़ा। आर्किमिडीज के सिद्धांत में कहा गया है कि किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए वस्तु पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल, चाहे वह पूरी तरह से या आंशिक रूप से डूबा हुआ हो, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के उसके वजन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। जब एक तरल पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में संचारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिघटना की व्याख्या करता है? तो देखिए ये नियम है दोस्तों पास्कल का। ठीक है, किसका नियम है ये? पास्कल का नियम है। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए पास्कल के नियम के अनुसार एक सीमित द्रव पर लगाया गया कोई भी बल पूरे द्रव में सभी दिशा में समान रूप से प्रसारित होता है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तैराकों को पानी में तैरने में कौन सा बल मदद करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैराकों को पानी में तैरने में कौन सा बल मदद करता है? तो ये होता है आपका उत्प्लावक बल। कौन सा बल होता है? उत्प्लावक बल। देखिए उत्प्लावक बल किसी वस्तु पर आंशिक रूप से या पूरी तरह से पानी में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों धारण कर लेती हैं? क्यों धारण कर लेती हैं? देखिए अब आप जानते हैं ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, वर्षा की बूंदें गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। उसी तरह से क्वेश्चन को देखिए बनाया गया है, समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों धारण कर लेती हैं? अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। देखिए पृष्ठ तनाव तरल सतहों की संभावित कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति है। छोटी बूंदों के सतह अणुओं पर ये आंतरिक बल सतह से आयतन अनुपात को यथासंभव छोटा करते हैं। प्रत्येक अणु समान रूप से हर दिशा में खींचा जाता है।
जिसके परिणाम स्वरूप तरल के भीतर के अणुओं पर शून्य बल लगता है। विद्युत धारा और उसके प्रभाव। विद्युत धारा और उसके प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 53, एम्पियर के संबंध में सही कथन पहचानिए। एम्पियर के संबंध में सही कथन पहचानिए। तो देखिए सही कथन इसके अंदर है ऑप्शन सी, 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड के प्रभाव से 1 एम्पियर बनाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रभाव से 1 एम्पियर बनता है। एम्पियर या एएमपी प्रतीक ए विद्युत प्रभाव की एसआई इकाई है। एसआई इकाई पदार्थ की मात्रा, देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एसआई इकाई दी गई हैं। एसआई इकाई पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होती है? मोल। तापमान का मात्रा क्या होता है? केल्विन। चमकदार तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज का मात्रक है चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चलिए इसके बाद है चुंबकीय प्रभाव का है बेवर। ठीक है, बेवर ये लिखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बाद चुंबकीय प्रभाव घनत्व का होता है टेस्ला। और रेडियो धर्मिता का होता है बेक्यूरेल। ठीक है, और ल्यूमन फ्लक्स आदि ये सभी इसी से संबंधित हैं। इसको एक बार और देख लेते हैं हम। देखिए फिर से देखते हैं। देखिए, पदार्थ की मात्रा का एसआई इकाई मोल, और तापमान का केल्विन, चमकदार तीव्रता का कैंडेला, बल का न्यूटन, आवृत्ति का हर्ट्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है कूलाम, चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक फ्लक्स का बेवर, चुंबकीय प्रभाव घनत्व का टेस्ला, और रेडियो धर्मिता का बेक्यूरेल। ठीक है, और इसके बाद है ल्यूमिनस फ्लक्स का ल्यूमेन। इनमें से किस स्थिति में बल्ब में धारा प्रभावित होना बंद हो जाएगी? तो देखिए, परिपथ टूट जाने पर। कब? परिपथ टूट जाने पर ऐसा होगा। तो देखिए, यदि सर्किट टूट जाता है तो बल्ब में करंट प्रभावित होना बंद हो जाएगा। विद्युत धारा के निरंतर और बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, अभी हमने देखा था। ठीक है, एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक की ओर प्रभावित होते हैं। विद्युत परिपथ विद्युतीय शक्तियों के 2 रूपों का उपयोग करते हैं। पहला है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा है दिष्ट धारा। अगला क्वेश्चन, किसी चालक धातु के तार में आवेशों के प्रभाव के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं? तो देखिए, जब विद्युत दाब में अंतर होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन था किसी चालक धातु के तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं? जब विद्युत दाब में अंतर होता है। देखिए, किसी चालक धातु के तारों में आवेश के प्रभाव के लिए इलेक्ट्रॉन तभी गति करते हैं जब विद्युत दाब में अंतर हो। एक इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक रूप से आवेशित उप परमाणु कण है, और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाता है तो धारा का क्या होता है? तो धारा का क्या होता है? सही आंसर है धारा आधी हो जाएगी ऐसी स्थिति में। ठीक है, धारा आधी हो जाएगी। देख लेते हैं इसको। देखिए, ओम के नियम V बराबर IR के अनुसार किसी परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो धारा आधी हो जाएगी, क्योंकि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस नियम की खोज जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 ईस्वी में की थी। ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाले सूत्र की पहचान कीजिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सही आंसर इसमें ऑप्शन डी, V बराबर A इंटू ओम। ठीक है, V बराबर A इंटू ओम। देखिए इसको हम अच्छे से समझते हैं क्या कह रहा है ये। देखिए, ओम का नियम कहता है कि 2 बिंदुओं के बीच एक कंडक्टर के माध्यम से उत्पन्न धारा वोल्टेज के सीधे अनुपातिक होती है। फॉर्मूला क्या है? V बराबर A इंटू
ओम, या फिर V बराबर IRV, ठीक है, इसको V बराबर IRV कहते हैं। इसकी खोज जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 ईस्वी में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थानों में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को दर्शाता है? तो ये है आपका कूलाम का नियम, ठीक है, ऑप्शन बी कूलाम का नियम है ये। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, कूलाम का नियम भौतिकी का एक प्रयोगात्मक नियम है जो दो स्थिर विद्युत आवेशित कणों के बीच बल की मात्रा को निर्धारित करता है। विद्युत चुंबकत्व में लेंज का नियम बताता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लेंज का नियम कहाँ से आ गया? देखिए ऑप्शन में यहाँ पर सारे नियम दिए गए हैं, लेंज का, गॉस का, ओम का, कूलाम का, तो इन्हीं के बारे में ये करके बता रहा है। अब देखिए, विद्युत चुंबकत्व में लेंज का नियम बताता है कि प्रेरित धारा की दिशा सदा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। अब बात करें गॉस का नियम, तो गॉस के नियम में कहा गया कि एक बंद सतह से बाहर कुल विद्युत प्रवाह विद्युतीयता द्वारा विभाजित आवेश के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा दर्शाती है। मोटी छोटी रेखा दर्शाती है, तो ये दर्शाती है ऋणात्मक टर्मिनल को। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखाएं ऋणात्मक टर्मिनल का प्रतिनिधित्व करती हैं। सेल के प्रतीक में लंबी पतली खड़ी रेखा सकारात्मक टर्मिनल को प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आप वीडियो को रोककर इसको पढ़ सकते हैं ऑप्शन और आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन सी। किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में। किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है, यह एक सही कथन है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत लूप में प्रभाव में होती हैं। सभी बंद सतहों में उतनी ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं जितनी बाहर रहती हैं। इसलिए एक बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रभाव शून्य है। फ्यूज विद्युत परिपथ की किस प्रकार सुरक्षा करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओवरलोडिंग से, ठीक है। फ्यूज विद्युत परिपथ की ओवरलोडिंग से सुरक्षा करता है। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, फ्यूज एक विद्युत परिपथ को ओवरलोडिंग से बचाता है। इसमें धातु की एक पतली पट्टी होती है जो पिघल जाती है। जब उस सर्किट से प्रभावित होने वाली धारा फ्यूज की उस मात्रा से अधिक हो जाती है जिसके लिए उसको रेट किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? ग्रेफाइट, सोना, हीरा, मिट्टी। इनमें से देखिए हीरा विद्युत का सुचालक नहीं है, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हीरा विद्युत का सुचालक नहीं है। हीरा एक विशाल सहसंयोजक संरचना है, इसलिए 4 सबसे भारी इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंधों में लगे या फंसे हुए होते हैं, जिसका अर्थ है कि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अतः हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, विद्युत का कुचालक होता है। इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा की थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, माइकल फैराडे, ठीक है। ऑप्शन बी, माइकल फैराडे, इन्होंने विद्युत क्षेत्र की सबसे पहले अवधारणा की थी। देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, माइकल फैराडे ने विद्युत क्षेत्र की अवधारणा पेश की। एक विद्युत क्षेत्र एक आवेशित पिंड द्वारा उसके चारों ओर के स्थान में निर्मित होता है और इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के भीतर रखे गए किसी भी अन्य आवेश पर बल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है 0, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव समान और विपरीत आवेशों का एक युग्म होता है, इसलिए विद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है और यह क्वेश्चन है। देखिए, और यह तो आपको इसके आगे बताना है ऑप्शन जोड़कर, ठीक है। और यह तो देखिए सही आंसर है
और यह तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, और ये तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धातुएं अच्छी संवाहक होती हैं, और जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो धातु आयन कंपन करना शुरू कर देती हैं, जिससे प्रतिरोध में वृद्धि होती है, इसलिए चालकता कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन बिजली का सुचालक नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का सुचालक नहीं है? सही आंसर है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी। देखिए, ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं, इसलिए ब्रोमीन विद्युत का अत्यंत कुचालक है। ठीक है, और इसका आंसर क्या था? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव पर आधारित है? तो देखिए, इसका सही आंसर है फ्यूज। ठीक है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है फ्यूज। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ की अति वर्तमान सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करता है। इसका आवश्यक घटक एक धातु का तार या पट्टी है जो बहुत अधिक धारा प्रभावित होने पर पिघल जाती है, जिससे धारा रुक जाती है या बंधित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भौतिकी का कौन सा नियम कहता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच का बल अपने पूर्व मान से कम होकर 1/4 रह जाता है जब उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाती है? ठीक है, तो देखिए, इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ये है आपका कूलाम का नियम। ध्यान रखिएगा, किसका नियम है? कूलाम का नियम। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के स्थिर वैद्युत बल का परिमाण आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधे आनुपातिक होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल उन्हें मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज के लिए रेटिंग निम्न के आधार पर प्रदान की जाती है। सही आंसर है करंट के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? करंट के आधार पर। देखिए, फ्यूज रेटिंग फ्यूज को उड़ाने यानी कि तोड़ने के लिए एक मौजूदा ज़रूरत है। जब एक फ्यूज उड़ जाता है तो यह विद्युत परिपथ से विद्युत शक्ति को हटा देता है। फ्यूज रेटिंग को आमतौर पर एम्पस को परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? तो सही आंसर है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, महासागरीय धाराएं, हवा, कोरिओलिस बल, तापमान और लवणता भिन्नता, गुरुत्वाकर्षण और भूकंप या तूफान जैसी घटनाओं के कारण पानी के द्रव्यमान में घनत्व अंतर के कारण हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है? तो सही आंसर है गैल्वेनोमीटर। कौन सा उपकरण है ये? गैल्वेनोमीटर। देखिए, और भी दिए यहाँ पर, मैग्नोमीटर, बैरोमीटर, इन सबके बारे में देखेंगे। देखिए, गैल्वेनोमीटर बिजली की शक्ति का मापने का यंत्र है। एक सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगाता है। गैल्वेनोमीटर एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत प्रवाह का पता लगाने और इंगित करने के लिए किया जाता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, ऑप्शन एक समान रहता है। कैसा? एक समान। ऑप्शन डी सही आंसर इसका। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है। देखिए, इस फॉर्मूले को देख लीजिए अच्छे से। हो सकता है कि अगले नेक्स्ट टाइम आपको एसएससी के एग्जाम में डायरेक्ट यही फॉर्मूला मिल जाए। तो बी बराबर म्यू N/L ब्रैकेट बंद आई। ठीक है, देखिए, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है तथा घुमाव की संख्या और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए परिनालिका की स्थिति और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पूरे समय एक समान रहता है। निम्नलिखित में से उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी हैं? तो इनमें से हैं गामा किरणें। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। इनमें से उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी हैं? गामा किरणें। देखिए, गामा किरणें सबसे अधिक
आवृत्ति, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य और उच्चतम ऊर्जा पाई जाती है इनमें। ठीक है, रेडियो तरंगों की बात कर लें। रेडियो तरंगों में सबसे कम आवृत्ति, सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य और विद्युत चुम्बकीय विकिरण की सबसे कम ऊर्जा होती है। किसने विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान की स्थापना की और उसे नाम दिया? तो सही आंसर है आंद्रे मैरी एम्पियर। पूरा नाम याद रखिएगा, आंद्रे मैरी एम्पियर। जान लेते हैं इनके बारे में। विद्युत चुंबकत्व का नाम आंद्रे मैरी एम्पियर ने रखा। माइकल फैराडे की बात कर लें तो माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रतिचुंबकत्व और इलेक्ट्रोलिसिस की खोज की थी। विद्युत चुंबकत्व भौतिक की एक शाखा है जिसमें विद्युत चुंबकीय बल का अध्ययन शामिल है, एक प्रकार का भौतिक संपर्क जो विद्युत आवेशित कणों के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम कहता है। ओम का नियम क्या कहता है? तो देखिए, आपको पता है ओम का नियम कहता है विद्युत धारा बराबर वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध। ठीक है, वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध। देखिए, विद्युत धारा बराबर वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध। व्याख्या, ओम का नियम कहता है कि किसी परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा यानी कि I वोल्टेज V के समानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है।